यार देखो, आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, इन्वायरमेंट की पीटी 365। ठीक है, इन्वायरमेंट में जो है ना, हमारे जो क्वेश्चन है वो स्टैटिक आते हैं। ठीक है, स्टैटिक क्वेश्चन आते हैं, लेकिन वो करंट लिंक्ड होते हैं। तो पहले हम करंट लिंक्ड क्वेश्चंस देख लेते हैं, तो उससे अपना स्टार्टिंग स्ट्रांग कर लेते हैं। सी क्या है? आईपीसीसी की 6 असेसमेंट रिपोर्ट आई है। क्या नाम है रिपोर्ट का? क्लाइमेट चेंज 2022 मिटिगेशन ऑफ क्लाइमेट चेंज। ये जो रिपोर्ट है ना, ये आप अपने से पढ़ेंगे, क्योंकि यूपीएससी जनरली कभी कभार इनसे क्वेश्चन पूछ देता है। ठीक, हम देख लेते हैं। आईपीसीसी इंपॉर्टेंट बॉडी है क्या ये? इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। ये है क्या? इसकी उत्पत्ति कैसे हुई? जेनेसिस। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, 1988 में बना था, जो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन और यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम ने बनाया था। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? टू प्रोवाइड गवर्नमेंट एंड ऑल द लेवल विद साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन। देखो, ये गवर्नमेंट को ये बताती है ना कि ग्लोबल वार्मिंग या जो ग्रीन हाउस गैसेस इफेक्ट है, उनसे लड़ने के लिए इसके पास क्या डेटा है। तो ये इसमें ये इंपॉर्टेंट है, इट डज नॉट इटसेल्फ इंगेज। ये डायरेक्ट जो है साइंटिफिक रिसर्च में इन्वॉल्व नहीं होता, ये केवल असेसमेंट रिपोर्ट तैयार करता है और मेथोडोलॉजी रिपोर्ट तैयार करता है कि कैसे क्लाइमेट चेंज से लड़ा जा सकता है। ठीक, और ये यूनाइटेड नेशन की बॉडी है। इसमें जो है 195 मेंबर में इंडिया इसका मेंबर है। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इट डज नॉट इटसेल्फ इंगेज इन साइंटिफिक रिसर्च। अब देखो, इसमें हमारा टर्म आया ना, ग्लोबल वार्मिंग टर्म आ रहा है, तो हम देख लेते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है। सी, ये हमारी अर्थ है। ठीक है, अर्थ ये हमारी क्या है? चिपटी। तो देखो, जो सन है वो आपको पता है, सन से हमेशा लाइट जो है वो अर्थ पे आती रहती है। ये लाइट जो है वो शॉर्ट वेव के फॉर्म में आ रही है। ठीक, विजिबल लाइट जो है आ रही है सन से। अल्ट्रावायलेट, आपको पता है कि अल्ट्रावायलेट सन से लाइट हमेशा आती रहती है। तो हमारी जो अर्थ है ना, इसके पास क्या, ये जो भी लाइट इसके पास आ रही हैं, ये कुछ लाइट को रिफ्लेक्ट कर देती है। तो आपको पता है, जो लाइट अर्थ पे आ रही हैं और जो रिफ्लेक्ट होती हैं, उन्हें ही हम क्या कहते हैं? एल्बिडो कहते हैं, है ना। सी, और ये अर्थ पे कुछ लाइट जो आ रही है, अर्थ इनको क्या करेगी? एब्जॉर्व करेगी, फिर उस लाइट को एमिट कर देगी। और वो लाइट जो एमिट हो रही है, वो लॉन्ग वेव रेडिएशन, इंफ्रारेड रेडिएशन के फॉर्म में एमिट आ रही हैं। तो जब भी सूर्य से किरणें आती हैं, जो रेज आ रही हैं वहां से, यहाँ पे वायुमंडल में हमारी अर्थ में कुछ गैसेस प्रेजेंट हैं। जैसे वो गैसेस हो गई आपकी CH4, CO2। तो ये गैसेस क्या करेंगी? ये ग्रीन हाउस गैसेस हैं। तो जो भी यहाँ पे हीट आ रही है ना, ये उनको ट्रैप कर लेंगी, और वायुमंडल से बाहर जब जा रहे हैं, जब रेज जा रही हैं, तो ये गैसेस उनको नहीं जाने देंगे। तो धीरे धीरे हमारा अर्थ क्या है? गर्म होने लगेगा। तो ओवर द टाइम जो है, ये हमारी अर्थ गर्म होने लगेगी। तो ये क्या है? उन्हीं गैसेस का GHG इफेक्ट है, जिसे हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ठीक है, देखो, तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट कौन करता है? कार्बन डाइऑक्साइड वॉज लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर, जो अकाउंट करता है 74.4%। उसके बाद कौन है? मीथेन। उसके बाद नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक, सी, स्टेट पॉइंट ऑफ व्यू से, जो स्टेट पीसीएस के एग्जाम होते हैं, उसमें देखो, एक रशिया में पावर प्लांट है, सरगट 2 पावर प्लांट, वो सबसे ज्यादा CO2 एमिट करता है। ठीक है, रिपोर्ट आप अपने से पढ़ेंगे। नेक्स्ट रिपोर्ट है मीथेन एमिशन। क्या नाम है रिपोर्ट का? ग्लोबल मीथेन असेसमेंट 2020 रिपोर्ट, जिसे पब्लिश किया है क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कोलिशन और यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम में। तो इसमें देखो, क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कोल्यूशन जो है, ये तो बड़ी बॉडी होगी, यूनिप, लेकिन ये जो है क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कोल्यूशन, ये इंपॉर्टेंट है। सी, ये देखो, ये पहले क्वेश्चन देख लो, आया था यूपीएससी में, क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कोल्यूशन से। हम देख लेते हैं क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कोलिशन है क्या। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, गवर्नमेंट का, बिजनेस का, साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन और सिविल सोसाइटी का, जो इंप्रूव करेगा एयर क्वालिटी को। इसमें कौन कौन से कंट्रीज हैं? बांग्लादेश, कनाडा, घाना, मैक्सिको, स्वीडन, यूनाइटेड स्टेट एंड यूनेप। तो इन लोगों ने मिलकर ये डिसाइड किया ना कि हमारे जो भी वायुमंडल में शॉर्ट लिव्ड क्लाइमेट पॉल्यूटेंट हैं, उनको जो ट्रीट किया जा सकता है, उनको कम किया जा सकता है। फिर इन्होंने फॉर्म किया क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कोल्यूशन। ठीक, तो अब इसमें एक टर्म आया है शॉर्ट लिव्ड क्लाइमेट पॉल्यूटेंट। तो शॉर्ट लिव्ड क्लाइमेट पॉल्यूटेंट क्या होते हैं? शॉर्ट लिव क्लाइमेट पॉल्यूटेंट वो है ना, जो एटमॉस्फेयर में, देखो, दैट रिमेन इन द एटमॉस्फेयर फॉर शॉर्टर पीरियड, जो एटमॉस्फेयर में शॉर्टर पीरियड तक रहते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड तो मान लो 100 साल के आसपास रहता है, लेकिन ये बहुत कम समय तक रहते हैं। लेकिन एटमॉस्फेयर को गर्म करने का इनका जो पोटेंशियल है, वो मेनी टाइम्स ग्रेटर होता है।
कुछ शॉर्ट लिव क्लाइमेट पॉल्यूटेंट जो CCAC में कवर हैं वो कौन से हैं? ब्लैक कार्बन, मीथेन, ट्रोपोस्फेरिक ओजोन, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, राइट। तो हम देख लेते हैं कौन, ये क्वेश्चन आया था 2017 के 15 में, यूपीएससी का क्वेश्चन है। पहला स्टेटमेंट क्या है? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, CCAC टू रिड्यूस शॉर्ट लिव क्लाइमेट पॉल्यूटेंट इज यूनिक इनिशिएटिव ऑफ G20 ग्रुप ऑफ कंट्रीज। सेकंड क्या है? इट फोकसेस ऑन मीथेन, ब्लैक कार्बन, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। G20 का नहीं है ये, किसका है ये? यूनेप का है। अभी हम लोगों ने पढ़ा ना ऊपर किसका है, स्वीडन, घाना, मैक्सिको, कनाडा, US, एंड इट फोकसेस ऑन मीथेन, ब्लैक कार्बन, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन एंड ओजोन आल्सो, राइट। ये देखो इसका मतलब ये विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट, ये स्टेटमेंट गलत है, इसका मतलब सेकंड सही है। अब हम देखते हैं कि शॉर्ट लिव क्लाइमेट पॉल्यूटेंट होते क्या हैं। हम एक एक की स्टडी करेंगे। इसमें है ब्लैक कार्बन, मीथेन, ट्रोपोस्फेरिक ओजोन, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। ब्लैक कार्बन, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि ब्लैक कार्बन जो है अगर वायुमंडल में वो कब तक रहता है? ब्लैक कार्बन को सूत भी कहते हैं, SOOT। ब्लैक कार्बन जो है वायुमंडल में कब तक रहता है? अप टू 2 वीक्स, 14 दिनों तक, ठीक है। सी ब्लैक कार्बन क्या होते हैं? ब्लैक कार्बन और सूत इज PM2 पॉइंट पार्टिकुलेट एयर पॉल्यूशन और क्लाइमेट चेंज में रोल करते हैं। कैसे? देखो जब भी हम किसी चीज को जलाते हैं ना तो वो चीज पूरी नहीं जलती, हमेशा इनकम्प्लीट कंबशन होता है फॉसिल फ्यूल का। तो ब्लैक कार्बन जो है दैट इज फॉर्म्ड बाय इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ फॉसिल फ्यूल, वुड और भी कोई भी चीज। तो जैसे कंप्लीट कंबशन हम किसी भी चीज का करेंगे तो वो जो फ्यूल का है कार्बन डाइऑक्साइड में बदल देता है, लेकिन कोई भी चीज अगर हम पूरी चलाते हैं, अपने साइंस में पढ़ोगे तो पूरी नहीं जलती है। उसमें कंबशन, कोई भी चीज जो जलती है वो कभी कंप्लीट नहीं होता है। उसमें जो है CO2, कार्बन मोनोऑक्साइड, वोलाटाइलिक ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कार्बन, ब्लैक कार्बन बनते हैं। ये सब हम लोग बाद में पढ़ेंगे। ब्लैक कार्बन देखते हैं क्या है। तो इसमें एक जो एलिमेंट बना वो ब्लैक कार्बन बना। तो ब्लैक कार्बन की कैपेसिटी होती है ना कि जब भी लाइट इस पे आ रही है तो ये इसको एब्जॉर्ब करेगा। और अगर देखो कोई भी चीजें अगर एब्जॉर्ब कर रही हैं, जैसे गैस, ये गैस को हमने चालू कर दिया, क्या अपने आसपास की चीजों को गर्म कर लेता है, ठीक है। तो ब्लैक कार्बन अगर लाइट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं तो हीट करेंगे अपनी सराउंडिंग को। और अगर आप ब्लैक कार्बन और CO2 दोनों का आप पर यूनिट मास लें, मान लो 1 किलो आपने ब्लैक कार्बन लिया, 1 किलो CO2 लिया, तो ब्लैक कार्बन का जो वायुमंडल पे इफेक्ट है ना वो 460 से 1500 गुना ज्यादा है। इसका मतलब जो है इसका पोटेंशियल ज्यादा है CO2 से, ठीक है। और व्हेन डिपोजिटेड ऑन आइस एंड स्नो, ब्लैक कार्बन जो है रिड्यूस करते हैं सरफेस एल्बिडो को। देखो अभी हमने बताया ना एल्बिडो क्या होते हैं कि जो अर्थ पे जो लाइट आ रही है अर्थ उनको रिफ्लेक्ट कर रही है। अब ब्लैक कार्बन अगर आइस या स्नो पे जमा हो जाएंगे और इनके अंदर क्या होती है, ये जो है एब्जॉर्ब कर रहे हैं लाइट को, तो वो उसको रिफ्लेक्ट कम करेंगे और सरफेस को क्या करने लगेंगे, हीट करने लगेंगे, ठीक। तो इसमें कह रहा है कि आर्कटिक जो है इसकी वजह से मेल्ट कर रहा है। आर्कटिक में इन द लार्ज अमाउंट ब्लैक कार्बन पाए जाते हैं। तो जो भी लाइट्स इस पे आ रही है ना वो उसको रिफ्लेक्ट नहीं दे रहे हैं, दे आर एब्जॉर्बिंग द लाइट। तो अगर देखो आर्कटिक बर्फ है, आप उसको गर्म कर रहे हो, बर्फ को क्या होगी, बर्फ तेजी से पिघलने लगेगी ना जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, तो आर्कटिक पिघल रहा है तेजी से। नेक्स्ट हमारा है CCAC के हम लोग कंपोनेंट पढ़ रहे हैं। हमने एक पढ़ लिया ब्लैक कार्बन, नेक्स्ट है हमारा मीथेन। मीथेन एटमॉस्फेयर में कब तक रहता है? लाइफ टाइम इन द एटमॉस्फेयर, 12 साल तक। इसमें ये इंपॉर्टेंट है कि मीथेन किन किन चीजों से वायुमंडल में आ रहा है, फ्रॉम विच सोर्सेस मीथेन इज कमिंग इनटू द एटमॉस्फेयर। तो मीथेन जो है वो ग्रीन हाउस गैसेस से आ रहा है, जैसे नेचुरल गैस सिस्टम और रेजिंग ऑफ लाइव स्टॉक और जैसे वेटलैंड से, ठीक। अब ये देखो मीथेन अभी हमने पढ़ा कितने साल तक रहता है, 12 सालों तक। तो इसका जो लाइफ टाइम है एटमॉस्फेयर में दैट इज मच शॉर्टर देन कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन ये जो एफिशिएंट है इन द ट्रैपिंग रेडिएशन। अब आप पर यूनिट मास जो है मीथेन का लें और CO2 का लें और 20 ईयर्स के ओवर द 20 ईयर देखें तो जो मीथेन है वो 86 टाइम ग्रेटर है CO2 से ओवर 100, और 100 ईयर पीरियड पे 28 टाइम ग्रेटर है। तो अगर एग्जाम में ये पूछ लेता है कि मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड में किसका पोटेंशियल ज्यादा है वायुमंडल को गर्म करने का, तो मीथेन जो है प्लेनेट को 86 टाइम ग्रेटर गर्म करता है इस वायुमंडल को इन कंपेयर टू कार्बन डाइऑक्साइड ओवर अ 20 ईयर पीरियड। मीथेन एटमॉस्फेयर में कब तक रहता है? 12 ईयर से। और देखो सबसे ज्यादा मीथेन जो है 60%,
वो कहाँ से आ रहा है? ह्यूमन एक्टिविटीज से। और ह्यूमन एक्टिविटीज में एग्रीकल्चर जो है वो रिस्पॉन्सिबल है अबाउट 40% के लिए। पैडी राइस कल्टीवेशन आपको पता ही होगा, मीथेन एमिशन में सबसे ज्यादा रोल प्ले करता है। ये एक क्वेश्चन आया था यूपीएससी में। इंक्रीजिंग अमाउंट ऑफ CO2 इन द एयर इज स्लोली रेजिंग द टेम्परेचर ऑफ एटमॉस्फेयर बिकॉज इट एब्जॉर्ब। देखो इसमें ये कह रहा है कि वायुमंडल में जो है CO2 अगर रहता है तो वो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बढ़ा रहा है। ये क्या एब्जॉर्व करता है? तो अभी आपने पढ़ा कि ये क्या, इंफ्रारेड पार्ट जो अर्थ से ऊपर की तरफ जा रही है ये उसको एब्जॉर्व करता है ना, ठीक है। ऑल द सोलर रेडिएशन को नहीं करता है, अल्ट्रावायलेट को नहीं करता है, वाटर वेपर नो, इंफ्रारेड पार्ट जो जा रहे हैं वहां से। ये 2022 में आया था यूपीएससी में। एमंग द फॉलोइंग क्रॉप विच वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंथ्रोपोजेनिक सोर्स ऑफ बोथ मीथेन एंड नाइट्रस ऑक्साइड? आपको पता है राइस होता है। CCAC का थर्ड कंपोनेंट है ये, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। कब तक रहता है एटमॉस्फेयर में? 15 सालों तक। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन क्या है? एक इंडस्ट्रियल केमिकल है जिन्हें बनाया गया है कूलिंग और रेफ्रिजरेशन के लिए। ठीक, कब से कब तक रहते हैं ये वायुमंडल में? 15 से लेके 29 सालों तक रहते हैं। और देखो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि HFC जो है ना, कार्बन डाइऑक्साइड से, वहां पे तो हम लोग पढ़ रहे थे मीथेन में कि 86 टाइम्स ग्रेटर है, लेकिन HFC जो है ये 100 से 1000 टाइम्स ग्रेटर है। इट मीन दे आर मोर डेंजरस। इसमें ये इंपॉर्टेंट है कि HFC क्या है? दे आर इंटायरली मैन मेड। तो HFC कहाँ कहाँ यूज होते हैं? रेफ्रिजरेशन में, एयर कंडीशनर में, इंसुलेटिंग फोम में, एरोसॉल में। रेफ्रिजरेटर आपको समझ में आ गया, फ्रिज। एयर कंडीशनर जो घर वगैरह में लगे होते हैं ना हमारे, तो एयर कंडीशनर लगे होते हैं, ट्रैक्टर में छोटे छोटे एयर कंडीशनर लगे होते हैं, ये हो गया। और बहुत सारे अगर हम फायर प्रोटेक्शन के लिए फायर एक्सटिंग्विशर का यूज करते हैं वहां पे भी होता है। इसमें दो टर्म है, इंसुलेटिंग फोम और एरोसॉल। तो हम देख लेते हैं इंसुलेटिंग फोम क्या होते हैं। देखो ये घर है, यहाँ पे ये लग रहा है इंसुलेटिंग फोम, ये जो लग रहा है इंसुलेटर। इंसुलेटर आपको पता है ना क्या होता है? उष्मा का कुचालक होता है। तो जैसे ही अगर हम इंसुलेटिंग फोम यहाँ पे लगा रहे हैं तो ये क्या है? उष्मा का कुचालक है। ये ना तो हीट आने दे रहा है ना साउंड आने दे रहा है। तो इसमें भी HFC का यूज होता है। एरोसॉल कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? तो एरोसॉल क्या होता है? आपको पता होगा कोलाइड्स एक मीडियम होता है। तो देखो एरोसॉल क्या होता है? पहले हम कोलाइड्स में दो होते हैं, दो मीडियम्स आप कह सकते हैं। एक होता है डिस्पर्स फेज, एक होता है डिस्पर्सिंग मीडियम। तो जो कंटिन्यूअस स्टेट में होता है उसे हम डिस्पर्सिंग मीडियम कहते हैं, और जो डिसकंटिन्यूअस स्टेट में होता है उसे हम डिस्पर्स फेज कहते हैं। ठीक, तो जैसे एरोसॉल में फोग, ये जो कोहरा है ना वो एग्जाम्पल है, फोग और मिस्ट जो है वो एग्जाम्पल है एरोसॉल के। जहां पे डिस्पर्स फेज क्या है? या तो लिक्विड है, एंड डिस्पर्सिंग मीडियम क्या है? गैस है। ठीक है, जैसे स्मोक, ऑटोमोबाइल, ये एग्जाम्पल है एरोसॉल के, जहां पे उनका फेज क्या है? डिस्पर्स फेज। जो डिसकंटिन्यूअस है वो है सॉलिड, लेकिन वो मीडियम क्या क्या है? गैस है। उसमें उतना इंपॉर्टेंट था। ट्रोपोस्फेरिक ओजोन, ट्रोपोस्फेरिक ओजोन हमने देखा होगा कि वायुमंडल में जो है 4 परतें होती हैं, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, ये आप पढ़ते हैं। ठीक, तो ट्रोपोस्फेयर पहले हम इसमें ये देख लेते हैं कि वायुमंडल में कब तक रहता है ट्रोपोस्फेरिक ओजोन। कब तक रहता है? शायद ये अप टू कुछ वीक्स तक रहता है, फ्यू आवर्स टू फ्यू वीक्स। ट्रोपोस्फेरिक ओजोन क्या होते हैं? पहले हम ओजोन जान लेते हैं क्या होते हैं। ओजोन एक रिएक्टिव गैसेस होते हैं, आपको पता होगा O3, जो एटमॉस्फेयर के 2 लेयर्स में होती हैं, स्ट्रेटोस्फेयर में, ट्रोपोस्फेयर में। ट्रोपोस्फेयर कहाँ तक होते हैं? 15 किलोमीटर तक। स्ट्रेटोस्फेयर अपर लेयर है। तो जब हम देखो स्ट्रेटोस्फेयर में जब भी सन की रेज आ रही है ना, ऐसे ये सन है और अगर उसकी रेज जो है वो अर्थ पे आ रही है ना, तो स्ट्रेटोस्फेयर क्या करेगा? वो वो जो है, जो भी अल्ट्रावायलेट रेज आ रही हैं उनको आने से रोकता है। मतलब स्ट्रेटोस्फेयर इज गुड, लेकिन ट्रोपोस्फेरिक जो ओजोन है वो ग्रीन हाउस गैसेस है, और एक प्रकार का ये क्या है? एयर पॉल्यूटेंट है विच इज हार्मफुल टू ह्यूमन एंड इकोसिस्टम हेल्थ। ट्रोपोस्फेरिक क्या है? अब इसको हमें डिफाइन करना है, तो दे आर द शॉर्ट लिव क्लाइमेट पॉल्यूटेंट जो एटमॉस्फेयर में कुछ
घंटे से कुछ हफ्तों तक रहते हैं। अब जैसे फॉर्म कैसे होता है ट्रोपोस्फेरिक ओजोन, तो डायरेक्ट नहीं फॉर्म होता है ये। जब भी सूर्य की किरणें जो है हाइड्रोकार्बन से रिएक्ट कर रही हैं, जो हाइड्रोकार्बन आपके कहाँ बनते हैं, व्हीकल से, फॉसिल फ्यूल से और अदर मैन मेड सोर्सेज से, तब जो है ओजोन का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक, ट्रोपोस्फेयर से जो है ब्रोंचाइटिस, लंग टिश्यू, ट्रिगर, अस्थमा, ये सारी चीजें होती हैं। अब देखो ट्रोपोस्फेरिक ओजोन का एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो भी क्रॉप होते हैं ना, ये क्रॉप की प्रोडक्टिविटी घटा देते हैं। क्यों? क्योंकि जो क्रॉप होते हैं ना, वो CO2 एटमॉस्फेरिक कार्बन जो है वो मतलब क्रॉप के रहने के लिए क्या जरूरी है कि वो जो है अपटेक करें एटमॉस्फेरिक कार्बन का वेजिटेशन के माध्यम से। लेकिन ट्रोपोस्फेरिक ओजोन जो है ना, उनकी प्रोडक्टिविटी घटा देते हैं, क्योंकि ये एटमॉस्फेरिक कार्बन लेना कम कर देते हैं पेड़ पौधे। क्लाइमेट एंड क्लीन एयर पॉल्यूशन, ये था मीथेन। तो मीथेन में इंपॉर्टेंट क्या है? कलरलेस ऑर्डरलेस गैस है, नेचुरल गैस का कंपोनेंट है। अब इससे ज़्यादा जो है, जहाँ इतना जो दिया है इससे ज़्यादा हम लोगों ने पढ़ लिया। ग्लोबल मीथेन प्लेज, ये देखो क्यों न्यूज़ में है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने ज्वाइन किया है। इसमें ये इंपॉर्टेंट है कि इंडिया ने साइन क्यों नहीं किया। इंडिया ने साइन नहीं किया, एग्जाम में आ जाए तो इंडिया ने क्यों नहीं साइन किया। देखो इंडिया जो है अगर इसको साइन कर देगा तो उसका मतलब है कि चावल, राइस जो है वो तो प्रोड्यूस कर रहा है मीथेन, तो उसको ट्रेड को इफेक्ट करेगा, इसलिए इंडिया ने अभी नहीं साइन किया। ऑस्ट्रेलिया ने ज्वाइन किया। किसका है ये? यूनाइटेड स्टेट और यूरोपियन यूनियन का। इसका एम क्या है कि मीथेन एमिशन को जो है वो हम 30% तक 2030 तक कम कर लें। देखो ओशियन एसिडिफिकेशन, इसमें जो है ये हमको इसमें क्या जानना है कि ओशियन एसिडिफिकेशन काम कैसे कर रहा है। सी, पहले हम ये समझ लेते हैं कि ये है पीएच स्केल। ये है पीएच स्केल। जनरली देखो जो ओशियन का पीएच स्केल पे वैल्यू होता है ना, वो होता है 8 के आसपास। ठीक है, 8 के आसपास मतलब ये इधर चला गया बेसिक। अगर देखो पीएच स्केल पे किसी भी चीज की वैल्यू, पीएच स्केल पे पीएच वैल्यू जो है आ रही है 0, 1 to 7 के आसपास, तो वो चीज जो है एसिडिक है। 7 से कम, 7 के आसपास का मतलब होता है 6.9 तक। 7 वैल्यू आ रही है वाटर की, वाटर होता है ना H2O, तो वाटर की आ रही है, वाटर आपको पता होगा न्यूट्रल होता है। 7 से ज्यादा आ रही है तो वो चीज क्या है? बेसिक है। जनरली जो ओशियन का पीएच लेवल होता है दैट इज 8 के आसपास। तो ओशियन एसिडिफिकेशन में क्या होता है, पीएच लेवल जो है ना वो इधर जा रहा है, कम हो रहा है तेजी से। जब पीएच लेवल जो है रिडक्शन हो रहा है और पीएच जब हम इधर जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, देखो एसिडिक हो रही है चीजें। ठीक है, कैसे होता है ओशियन एसिडिफिकेशन? ये है रिएक्शन, आप इसको देखिए। CO2 प्लस H2O, H2CO3, ये टूटा, हाइड्रोजन आयन बना बाइकार्बोनेट। अब इसको रटना नहीं है। देखो ये है ओशियन, ये आपको दिख रहा है, ये ओशियन है। ओशियन में क्या है? वाटर, एंड वाटर इज मेड ऑफ H2O। हम इसमें ये समझ रहे हैं कि ओशियन एसिडिफिकेशन की प्रोसेस शुरू कैसे हो रही है। वाटर इज मेड ऑफ H2O। और देखो ये जो CO2 है, ढेर सारे जो भी हमारे वायुमंडल में इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंट हैं, फ्यूल के जलाने से, स्मोकिंग से CO2 का एमिशन बहुत सारे सोर्सेस है ना। तो जो CO2 अगर वायुमंडल में है हमारे एटमॉस्फेयर में, दैट CO2 इज कमिंग इनटू द अर्थ। CO2 अगर अर्थ में आ रहा है, रिस्पायरेशन की प्रोसेस में आपको पता है ना, ये रिस्पायरेशन जो होता है उसमें CO2 बनता है प्रोडक्शन में। फोटोसिंथेसिस में नहीं, फोटोसिंथेसिस में प्लांट इनटेक करते हैं CO2 को, रिस्पायरेशन में CO2 बनता है। तो इन सारे माध्यम से अगर CO2 यहाँ पे आ रहा है और ओशियन में जो है मॉलिक्यूल्स ऑफ H2 हैं, इनकी रिएक्शन हुई तो CO2 और H2O ने मिलके H2CO3 बनाया, कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड जो है ये H2CO3, ये ब्रेक हुआ, ये ब्रेक होके बनते हैं हाइड्रोजन आयन और बाइकार्बोनेट आयन। सी, हाइड्रोजन आयन H पॉजिटिव। तो इसमें आप जान लो कि अगर किसी भी चीज में हाइड्रोजन आयन H पॉजिटिव आयन जितना ज्यादा होता है, उस चीज की एसिडिटी उतनी ज्यादा होती है। ये रिप्रेजेंट करता है आपके एसिडिटी को। और इसका उल्टा होता है कि कहीं पे भी अगर OH निगेटिव ज्यादा होता है देन दैट इज बेसिक। इसीलिए आप कहते हो ना HCl क्या है, HCl जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है वो एसिडिक होता है। ठीक, यहाँ पे आप देखते हो NaOH बेसिक होता है, हम लोग पढ़ते हैं ना। तो सी, जब हाइड्रोजन आयन
तेजी से बढ़ रहा है तो क्या होगा, ओशियन की एसिडिफिकेशन की प्रोसेस शुरू हो गई। बट वाई इट इज डेंजरस, देखो इसके बहुत सारे रीजन है, उसमें से ये है कि कोरल्स के लिए आपको पता है जो कोरल होते हैं, कोरल अपना जो स्केलेटन होते हैं, दे फॉर्म देयर स्केलेटन बाय कंबाइनिंग कैल्शियम आयंस, कैल्शियम आयन एंड कार्बोनेट आयन। तो जब भी जैसे कि कोरल जो है वो कैल्शियम आयन और कार्बोनेट आयन को मिला के कैल्शियम कार्बोनेट बना रहे हैं और यही जो है इनका स्केलेटन होता है। लेकिन जैसे जैसे ओशियन एसिडिफिकेशन की प्रोसेस शुरू हो गई है तेजी से, ये हाइड्रोजन आयन है तो इनका जो कार्बोनेट आयन है ना वो इससे मिलके बाई कार्बोनेट आयन बनाने लगेगा। और क्या है, कार्बोनेट आयन जो है वो घट रहा है, और अगर कार्बोनेट आयन घट रहा है तो कोरल को जब कार्बोनेट आयन इन्हें मिल रहा है तो वो अपना स्केलेटन कैसे तैयार करेंगे, इसलिए जो है कोरल का सर्वाइवल टफ हो जाता है। अब जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि कोरल जो है वो अगर हम समुद्र से नीचे की तरफ जाते हैं तो ऊपरी सतह पे तो होते हैं, लेकिन निचली सतह पे कोरल बहुत कम होते हैं। क्यों? क्योंकि निचली सतह पे जो है ना CO2 जो है बहुत तेजी से मात्रा में आगे आता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इसके अंदर भी जो प्रोसेस हो रही है, जो प्लांक्टन डिकम्पोजिशन हो रहा है उसके अंदर, तो वहां से भी CO2 बन रहा है। और CO2 देखो जितना ज्यादा होगा, पानी तो है ही अपना एक अमाउंट में, तो उससे जो है हाइड्रोजन आयन उतने ही तेजी से फॉर्म होंगे। और हाइड्रोजन आयन तेजी से फॉर्म हो रहे हैं, बाइकार्बोनेट तेजी से फॉर्म हो रहे हैं, तो इनका जो कार्बोनेट है, जो कैल्शियम और कार्बोनेट, ये कार्बोनेट जो है वो तेजी से फिर कम होता जाएगा और कोरल जो है अपना कैल्शियम कार्बोनेट नहीं बना पाएंगे। ठीक है, ये हो गया आपका हाउ डज ओशियन एसिडिफिकेशन वर्क। इससे अच्छा मैंने समझा दिया। यार ये देखो, ये ना रिपोर्ट आप अपने से पढ़ेंगे, इसमें केवल रीडिंग करनी है। इसमें क्या है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी हुई है, कहाँ हुई है, हेल्ड एट शर्म एल शेख इजिप्ट में, ये भी रिपोर्ट है, ये आप अपने से पढ़ोगे। फर्स्ट मूवर कोलिशन, ये इंपॉर्टेंट, ये देख लेते हैं। फर्स्ट मूवर कोलिशन किसने लॉन्च किया है? यूनाइटेड स्टेट और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने। ठीक, ये मतलब ये क्यों लॉन्च किया गया है? ताकि जो हमारे भी हार्ड टू अबेट है, मतलब जहां से पोल्यूशन को कम करना बहुत कठिन है, वो इंडस्ट्रियल सेक्टर, जिसमें आते कौन से हैं? एल्यूमिनियम, एविएशन, केमिकल, कंक्रीट, शिपिंग, स्टील और ट्रकिंग सेक्टर, इनके एमिशन को कम किया जा सके ताकि हम जीरो कार्बन टेक्नोलॉजीज तक पहुंच सकें। देखो COP26 में प्रेसिडेंट बाइडेन और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने जो भी हमारी हैवी इंडस्ट्री हैं उनको, हैवी इंडस्ट्री मतलब जो ज़्यादा से ज़्यादा पोल्यूट कर रही हैं, उनको जो है ये एरोप्लेन की इंडस्ट्री हो गई, आपके ट्रक से रिलेटेड इंडस्ट्री हो गई, तो उनको डिकार्बोनाइज करने के लिए फर्स्ट मूवर कोल्यूशन बनाया था। और ये कितना ग्लोबल एमिशन में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं? 30%। इसमें कौन कौन से हैं? एल्यूमिनियम, एविएशन, केमिकल, कंक्रीट, शिपिंग, स्टील, ट्रकिंग। रिसेंटली कौन सा ऐड हुआ है? सीमेंट और कंक्रीट इंडस्ट्री जो है रिसेंटली ऐड हुआ है। इसके मेंबर्स कौन से हैं? इंडिया है, डेनमार्क, इटली, जापान, नॉर्वे, सिंगापुर, स्वीडन, यूनाइटेड किंगडम ने भी ज्वाइन किया है ताकि वो एक मार्केट बना सके क्लीन टेक्नोलॉजीज के लिए। और इंडिया, जापान, स्वीडन ने जो है स्टीयरिंग बोर्ड कोलिशन का ज्वाइन किया है। ये देखो, इसमें जो है कुछ नहीं है, रिपोर्ट आपको अपने से पढ़नी है। ये है इंडिया की लॉन्ग टर्म लो एमिशन डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी, ये रिपोर्ट आप पढ़ेंगे। इसमें देखो जो ये है कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रिस्पेक्टिव कैपेबिलिटीज, इसको याद नहीं करना, ये है क्या? कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब कॉमन है लेकिन अलग अलग है। इसका क्या मतलब है कि सारे कंट्री इसमें कंट्रीब्यूट करेंगे लेकिन वो अलग अलग तरीके पे करेंगे। UNFCCC के अंदर बना था कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसका मतलब ये है कि देखो जो डेवलप्ड कंट्री है ना, कंट्री डेवलप्ड क्यों है? वहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन ज़्यादा होगा तो वो लोग CO2 का एमिशंस वहाँ ज़्यादा होगा और सारी गैसेस का। लेकिन अभी जो कंट्री इन द प्रोसेस ऑफ डेवलप में है, जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, उनका कम होगा। तो CBDR जो कहता है कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी की कंट्री को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, अनेक्स वन कंट्री में जिन्हें हम डेवलप कंट्री कहेंगे और
नॉन अनेक्स 1 में, जिसे हम डेवलपिंग कंट्रीज कहेंगे। तो जो डेवलप्ड कंट्री हैं इन्होंने ज़्यादा रोल प्ले किया है CO2 को एमिट करने में सिंस इंडस्ट्रियलाइजेशन। सो दे विल प्ले, सो उनका जो है मिटिगेशन रोल ज़्यादा होगा इन कंपैरिजन टू नॉन अनेक्स 1 कंट्री। उसके बाद 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल में जो है ये अनेक्स 1 कंट्री है ना, इनको लीगली बाउंड कर दिया गया फॉर द मिटिगेशन। ठीक है, यहाँ से हम लोग कल से पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।